सोनपुर गांव के रहने वाले बुधिया के 2 बेटे थे। बुधिया मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उसे अक्सर अपने बेटों की चिंता रहती कि वे दोनों अपना गुजारा कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई खेती लायक जमीन तो थी नहीं। बुधिया दूसरे के खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। एक दिन बुधिया ने मन में विचार करके अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, बेटा तुम लोग देख ही रहे हो कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी सांसें कभी भी थम सकती हैं, इसीलिए आखिरी समय में मैं चैन से मर सकूं तो सोचा कि मेरे जाने के बाद तुम लोग अपना गुजारा कर भी पाओगे या नहीं। मैं अपनी आंखों से ये देखना चाहता हूँ। बड़ा बेटा चमन बोला, पिताजी अगर आप हमारी अकल या इससे जुड़ा हुआ कोई इम्तिहान लेना चाहते हैं तो ये मेरे बस के बाहर की बात है। आप मेरा ख्याल तो अपने मन से निकाल ही दो, क्योंकि मैं तो अपनी पहलवानी में ही खुश हूँ और दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पिताजी आप तो छोटे से ही जो करवाना चाहते हो वो करवा लीजिए। ये कहकर चमन अखाड़े में कसरत करने के लिए चला जाता है। बुधिया कहने लगा, बेटा रोशन, चमन तो अपनी पहलवानी से अपनी जिंदगी की गुजर बसर कर ही लेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? छोटा बेटा रोशन बोला, पिताजी रोशन ही तो है जो आपका नाम रोशन करेगा। मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं करने वाला। आप बस देखते जाइए, मैं राजा का सलाहकार बनूंगा। मुझे पता लगा है कि हमारे राजा के मुख्य सलाहकार की मृत्यु हो गई है और वो जल्दी ही एक नए सलाहकार की नियुक्ति करना चाहते हैं। अरे तुम इतने बड़े बड़े सपने मत देखो भाई, कोई काम धंधा करना शुरू करो ताकि कल को तुम्हें कोई अपनी लड़की दे सके और तुम अपना परिवार संभाल सको। पिताजी बनूंगा तो मैं राजा का सलाहकार ही, चाहे कुछ भी हो जाए। बुधिया कहने लगा, अच्छा तो चलो तुम्हारी बुद्धि की मैं परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ कि तुम राजा का सलाहकार बनने के लायक हो भी या नहीं, या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ही जानते हो। क्यों नहीं पिताजी, आप जो भी परीक्षा लेना चाहें मैं तैयार हूँ, कहिए क्या करना है। बुधिया बोला, तुम्हें अपनी बुद्धिमानी साबित करने के लिए सबसे पहले किसी समझदार लड़की से शादी करके दिखाना होगा। ठीक है पिताजी। ये कहकर रोशन घर से बाहर चला गया। उसके जाते ही बुधिया बड़बड़ाने लगा, अब देखता हूँ बिना काम काज के ये अपनी शादी कैसे रचता है, अब अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। इधर रोशन जमींदार के खेतों में काम कर रही औरतों को देखकर उनमें से एक सुंदर लड़की के पास गया और कहने लगा, मेरा नाम रोशन है, मैं पास के ही गांव का रहने वाला हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लड़की पहले तो घबरा गई, परंतु फिर कुछ अपने आप को संभाल कर बोली, पहले ये तो बताओ कि तुम काम क्या करते हो? मैं राज दरबार में राजा का सलाहकार बनने वाला हूँ। लड़की कहने लगी, क्या तुम अपनी हालत तो देखो, कुछ भी बोले जा रहे हो। हंसते हुए लड़की कहने लगी, चलो जाओ यहाँ से और मुझे काम करने दो, बड़ा आया शादी करने वाला। बाकी औरतें भी रोशन की बातों को सुनकर हंसने लगी। रोशन को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और वो वहां से चला गया। वो इधर उधर भटकता रहा और साथ ही साथ मन में कुछ योजना बनाने लगा। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक सी आ गई। अपने आप से कहने लगा कि घी अब टेढ़ी उंगली से ही निकालना होगा। रोशन तुरंत अपने एक दोस्त के पास गया जो उसी गांव में एक सुनार का काम करता था और कहने लगा, क्या हाल है दोस्त, आज तुम्हारी याद आई तो मिलने चला आया। भाई मैं तो तुझे बचपन से ही जानता हूँ, बिना काम के तुम कभी नहीं आते, अब बता भी दो कि क्या काम है। रोशन बोला, भाई मुझे कुछ कीमती मोती चाहिए, मैं तुम्हें शाम तक वो मोती वापस लौटा दूंगा। अच्छा, शाम तक लौटा भी दोगे? ऐसा क्या करोगे भाई? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो तेरे लिए एक भाभी लाने का विचार है। बस कर, अब ज़्यादा लंबी लंबी मत हाँक। ये ले मोती, लेकिन शाम तक जरूर लौटा देना। रोशन वहाँ से कीमती मोती लेकर गांव से होकर गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक सुंदर लड़की कुएं से पानी भर रही थी।
रोशन उसके सामने से गुजर गया और एक एक करके कीमती मोती गिराने लगा। लड़की बोली, अरे इस बेचारे राहगीर के कीमती मोती तो गिरे जा रहे हैं, मुझे इसे बताना चाहिए। वो चिल्लाई, सुनो महाशय, आपके कीमती मोती तो गिरते जा रहे हैं। रोशन उसकी आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ता रहा। वो लड़की दोबारा चिल्लाई, अरे महाशय, सुनते क्यों नहीं, आपके मोती गिरते जा रहे हैं। रोशन रुका और पलटकर गुस्से से बोला, क्या कहा, क्यों चिल्ला रही हो? लड़की कहने लगी, बड़े अजीब आदमी हो तुम, एक तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ, ऊपर से रोब झाड़ रहे हो। रोशन बोला, क्या खाक मदद कर रही हो, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। लड़की बोली, अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रोशन कहने लगा, और नहीं तो क्या, पूरे 2 साल के बाद मुझे पसीना आता है, पसीना गिरते ही मोती बन जाता है। अभी मुझे बस पसीना आना शुरू ही हुआ था कि तुमने मुझे बीच में ही टोक दिया। लड़की बोली, क्या सचमुच ऐसा है? तब तो तुम बड़े ही अमीर आदमी होगे, घर द्वार सब कुछ बढ़िया होगा ना। और नहीं तो क्या, अब मुझे जाने भी दो, कहीं ऐसा मत बोल देना कि मुझसे शादी कर लो। लड़की बोली, वैसे इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, आप मुझसे शादी करके अपना घर बसा सकते हैं महाशय। रोशन कहने लगा, नहीं नहीं, शादी ब्याह ऐसे राह चलते तो नहीं होते, मैं चलता हूँ। देखो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। रोशन की तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई। इसके बाद दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली और रोशन अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ गया। अपने पिता से बोला, पिताजी देखिए, मैं आपके लिए बहू लेकर आ गया हूँ। अरे तुझे लड़की कैसे मिल गई? लड़की ने जब घर को देखा तो कहने लगी, आप इस घर में रहते हैं, आप तो बहुत ही कपटी इंसान निकले। आपने तो कहा था कि आप बहुत ही अमीर हो। अरे भाग्यवान, तुम बस देखती जाओ, बहुत ही जल्दी मैं राजा के दरबार में सलाहकार बनने वाला हूँ। लड़की अपना माथा फोड़ने लगी और बोली, हाय, मैंने तो अपने कर्म ही फोड़ लिए, पता नहीं आप कब बनोगे राजा के सलाहकार। रोशन के पिता ने कहा, बेटा, आज तो तूने लड़की को बहला फुसला कर शादी कर ली है, लेकिन अब तू मुझे सच में राजा का सलाहकार बनकर दिखा। उन्हीं दिनों गांव में एक लुटेरों का गिरोह आया हुआ था, जो गांव में लूटपाट करके गायब हो जाता था। वो गिरोह कहां से आता और कहां जाता, ये किसी को नहीं पता चल सका। यहाँ तक कि नगर का कोतवाल और उसके सिपाही भी गिरोह को पकड़ पाने में नाकामयाब रहे थे। उस समय रोशन के पिता ने रोशन से कहा, बेटा, अगर तू सच में राजा का सलाहकार बनना चाहता है तो यही मौका है। तू लुटेरों के दल को पकड़वा दे तो राजा तुझसे जरूर ही खुश हो जाएगा। रोशन बोला, पिताजी, ये आप कैसी बातें करते हैं? क्यों मुझे मौत के मुंह में भेजना चाहते हैं? जहाँ कोतवाल के सिपाही भी उस गिरोह को ना पकड़ सके तो मैं क्या चीज हूँ? बेटा, यही तो तेरी बुद्धि की परीक्षा है। उसी दिन रोशन एक काम से दूसरे गांव में गया हुआ था। शाम को लौटते हुए उसे देर हो गई और अंधेरा छा गया। रात के समय जब वो गांव के बाहर बने हुए शमशान के पास से गुजर रहा था तो उसे कुछ लोगों की बात करने की आवाज सुनाई दी। रोशन को कुछ शक सा हुआ। जब उसने छुप छुप कर देखा तो लुटेरों का गिरोह शमशान घाट में ही छुपा हुआ था। यही वो जगह थी जहां कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता था। वे 4 लोग थे। सारी बात समझकर रोशन उल्टे पांव वहां से लौट आया। घर आकर वो लुटेरों को पकड़ने की योजना बनाने लगा। अगले दिन उसने अपनी पत्नी और कुछ गांव वालों को अपनी योजना के बारे में बताया। योजना के अनुसार उन्होंने रोशन को अर्थी पर लेटाया और सफ़ेद कपड़ा डालकर उसे शमशान घाट में छोड़ आए। सब लोग वहीं पास में ही छिप गए और रोशन की पत्नी पास के ही एक पेड़ पर चढ़ गई। शाम के समय जब लुटेरे वापस आए तो अर्थी पर रोशन को पड़े देखकर बोले, अरे ये क्या, इस मुर्दे का संस्कार क्यों नहीं किया किसी ने अभी तक? उनमें से एक बोला, सरदार, लगता है कोई अभागा है जिसे लकड़ी भी नसीब नहीं हुई। सरदार कहने लगा,
चलो तो फिर हम लोग मिलकर इसका संस्कार कर देते हैं। इसी बहाने हमसे भी कोई पुण्य का काम हो जाएगा। इस बात पर सारे लुटेरे राजी हो गए। जो भी सामान चाहिए था वे लोग इकट्ठा करने लगे। 2 लुटेरे जाकर लकड़ियां ले आए। जैसे ही चारों डकैत अर्थी के पास आए, पेड़ के ऊपर से आवाज आती है, जितने आपने कहे थे पूरे उतने ही हैं। ये सुनकर अर्थी पर लेटा हुआ रोशन खड़ा हो गया। एक मुर्दे को खड़ा होते देखकर डकैतों की हालत पतली हो गई। रोशन बोला, पूरे 4 होने चाहिए, जितने मैंने कहा था उतने। पेड़ पर बैठी हुई पत्नी बोली, हाँ हाँ पूरे उतने ही हैं। डकैतों का सरदार कहने लगा, अरे ये तो भूत प्रेतों की माया है, सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग लो। सब डकैत अपना सारा माल छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो गए। फिर रोशन अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान अब नीचे आ जाओ, काम हो गया है। पत्नी ने कहा, एक बात तो है, तुम भले ही धन से अमीर नहीं हो, लेकिन बुद्धि से तुम बहुत ही अमीर हो। दूसरी तरफ भागते हुए लुटेरों को छिपे हुए गांव के लोगों ने दबोच लिया और कोतवाली में सौंप दिया। रोशन और उसकी पत्नी लुटेरों का सारा माल बटोरकर अपने घर लौट आए। पिता ने खुश होकर कहा, बेटा तुमने साबित कर दिया कि तुम राजा के सलाहकार बनने के लायक हो। अब तुम जाओ और राज दरबार में अपनी काबिलियत साबित करो। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। पिताजी, मैं आपके विश्वास को हमेशा कायम रखूंगा। इधर एक योग्य सलाहकार की राह देखते हुए राजा ने अपने मंत्री से कहा, महामंत्री जी, आज पूरे 2 महीने बीत गए, हमें कोई भी ऐसा समझदार आदमी नहीं मिला जो हमारे दरबार में मुख्य सलाहकार बन सके। महामंत्री कहने लगा, क्या करूं महाराज, मैंने भी अपनी पूरी कोशिश करके देख ली। काफ़ी खोजबीन के बाद भी मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। परंतु कल एक आखिरी योजना है। कल मैंने महल के बगीचे में अपनी प्रजा में से सलाहकार के पद के उम्मीदवारों को इकट्ठा होने को कहा है। वहां हम बिना जहर के कुछ सांपों को छोड़ देंगे। जो कोई भी निडर और साहसी होगा, वह भी किसी उचित तर्क के साथ वही हमारा मुख्य सलाहकार बनेगा। राजा ने कहा, ठीक है, कल इसका भी फैसला हो जाएगा। अगली सुबह मुख्य सलाहकार बनने के लिए आए सभी उम्मीदवार बगीचे में खड़े थे, जिनमें रोशन भी एक था। पीछे एक दीवार थी जिसे कोई भी आसानी से फांद सकता था। उधर छत पर राजा और कुछ मंत्री बैठे हुए थे। योजना के अनुसार मंत्री ने बगीचे में उम्मीदवारों के बीच में सपेरे को बिना जहर वाले सांप छोड़ने का इशारा किया। लोग बोले, अरे सांप सांप भागो, अरे बहुत ही जहरीला सांप है। सब तरफ अफरा तफरी सी मच गई। सभी उम्मीदवार दीवार फांदकर बगीचे से बाहर हो गए। अब सिर्फ रोशन ही बगीचे में खड़ा था। सांप उसके पास से होकर गुजर गया। ये देखकर राजा ने उसे अपने महल में बुलवाया। तब मंत्री ने रोशन से कहा, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मेरा नाम रोशन है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें मौत से भय नहीं लगता? रोशन कहने लगा, मंत्री जी, मौत से भला कौन नहीं डरता, लेकिन यहाँ पर बात भरोसे और साहस की है। हम बचपन से ही महाराज की छत्र छाया में पले बड़े हैं और ये एक पल के लिए भी कैसे सोच लें कि महाराज हमारे प्राण बिना किसी कारण के ले सकते हैं। मेरा अपने राजा के प्रति अटूट विश्वास यहाँ खड़े रहने की वजह है। राजा ने कहा, बहुत खूब रोशन, तुम सच में एक निडर और समझदार इंसान हो। तुम सलाहकार बनने के सबसे योग्य उम्मीदवार हो। महामंत्री जी, हमारी तलाश खत्म हो चुकी है। रोशन ने कहा, धन्यवाद महाराज, मेरे बचपन का सपना आज पूरा हो गया। इसके बाद रोशन को राज दरबार में सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया गया और रोशन अपनी पत्नी और पिता के साथ एक आनंदमय जीवन बिताने लगा।